हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा एमएलटी एजुकेशन। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि हम वायरोलॉजी पढ़ रहे हैं। वायरोलॉजी में हम वायरोलॉजी की कई सारी क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जनरली वायरस का इंट्रोडक्शन देख लिया है। ठीक है, वायरस का कल्टीवेशन देख लिया हमने, उसके आइसोलेशन की प्रोसेस देख ली, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम सारी चीज़ें वायरस के बारे में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मैं वहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हर्पीस वायरस के बारे में। ठीक है। हाँ, ठीक है, से मुझे याद आया एक स्टूडेंट है जिसको मैंने ठीक है बोलने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कोशिश करेंगे अपन आगे से ये ठीक है वर्ड ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा ना स्लो बोलने को कहा था, तो हम वो भी याद रखेंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, हर्पीस वायरस के बारे में। ये पर्टिकुलर हर्पीस वायरस है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अब पार्टिकुलर हम वायरस के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कैसे वो डिसीज़ कॉज करता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो डिसीज़ कॉज करता है, हम सभी के बारे में जानेंगे। पहले हमने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ वायरोलॉजी में कि हम कौन कौन से वायरस पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए वायरस के बारे में हमने आपको बताया था कि ये डीएनए वायरस है और ये आरएनए वायरस है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट वायरस है वो हम वायरोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो हमने पढ़ा वो एक बेसिक था, जिसको एक पर्टिकुलर वायरस को समझने के पहले हमको पता होना चाहिए कि वायरस कैसे रेप्लिकेट किया जाता है, उसको कैसे आइसोलेट किया जाता है, क्या वायरस की मार्फोलॉजी होती है और वायरोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से वायरस पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हमने बताया था कि वायरोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से वायरस पढ़ेंगे। आज जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हम हर्पीस वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्पीस वायरस एक पर्टिकुलर वायरस है जो हम पढ़ेंगे। इस वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये डिसीज़ कॉज करता है और कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे, ये पूरा हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, हर्पीस वायरस को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसका बेसिक समझा देते हैं। ठीक है, कि हर्पीस वायरस जो होता है किस फैमिली के अंदर आता है, क्या क्या हमें इस फैमिली के अंदर पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो हर्पीस वायरस होता है, ठीक है, ये जो हर्पीस वायरस होता है हमारा, हर्पीस वायरस जो है ये किससे बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है हर्पीस विलिडेई फैमिली। ठीक है, हर्पीस विलिडेई फैमिली के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो हर्पीस विलिडेई फैमिली के अंदर आने वाला वायरस है। ठीक है, हर्पीस वायरस कहाँ आता है, हर्पीस विलिडेई फैमिली के अंदर आता है। जैसे कि हमारी फैमिली होती है और हमारी फैमिली के अंदर हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ऐसे ही ये एक फैमिली है और इसके अंदर हर्पीस विलिडेई फैमिली के अंदर हमें कौन कौन से मेम्बर्स को पढ़ना है, यानी कि कौन कौन से वायरस पढ़ना है। जैसे हर्पीस वायरस में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ये सारे जो वायरस जो होते हैं हम हर्पीस विलिडेई फैमिली के अंदर पढ़ेंगे। अब हमने बताया था वायरस जो होता है या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, यानी कि ये जो वायरस है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो हर्पीस विलिडेई फैमिली के अंदर जो डीएनए वायरस होता है हम उसे पढ़ेंगे। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हर्पीस वायरस से करने जा रहे हैं। हर्पीस वायरस में जो एक सिंपल और अलग वायरस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमें इतना समझ में आना है कि हम हर्पीस विलिडेई फैमिली में डीएनए वायरस पढ़ने वाले हैं, जो कि एक डीएनए वायरस है। एक एक करके इस फैमिली में जितने भी वायरस आते हैं सबके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाँ, हाँ, एक बात और मुझे आप सभी से पूछनी थी। ये जो हमारे चैनल का नाम है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि मेरे चैनल का नाम मैं क्या रखूं, जिसके मैं दोनों ही लोगों फ़िलहाल यूज़ कर रही हूं। तो आप कमेंट करके बताइए ज़्यादा नाम कौन सा अच्छा है और आप कौन सा नाम ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो फिर हम वही चैनल का नाम रखेंगे और फिर हम उसी पर काम करेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे वायरस के बारे में। हम पार्टिकुलर वायरस देख रहे हैं, ये है हमारा हर्पीस वायरस। ठीक है, इतनी जो है स्पीड वो ठीक है ना, ये ज़रूर कमेंट करके बता देना। ओके, स्पेसिफिक क्या नाम था, अभिजीत है ना, अभिजीत आप ज़रूर बता देना। ठीक है,
अब हम देखते हैं हर्पीस विलिडे फैमिली जो होती है उसके अंदर कौन कौन से वायरस आते हैं। हम शुरुआत करते हैं हर्पीस विलिडे फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से वायरस आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं। जैसे कि हमने देखा हर्पीस वायरस, हर्पीस विलिडे फैमिली के अंतर्गत आने वाले वायरस होते हैं। हर्पीस वायरस जो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HSV कहते हैं, जैसे कि हर्पीस वायरस, ठीक है। जहाँ कहीं पर अगर HSV लिखा हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि ये जो होता है वायरस वो इसको हम HSV बोलेंगे, ठीक है। इसकी सब फैमिली भी होती है, ठीक है। एक तो है विलिडेई, ठीक है, और एक विलिडिए, ठीक है। विलिडिए जो है वो सब फैमिली के अंतर्गत यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस सब फैमिली की हम बात करें तो इसके अंदर 3 सब फैमिली होती है, अल्फ़ा जी और बीटा और गामा, ये 3 सब फैमिली होती है, ठीक है। इसकी अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। ये अल्फ़ा, बीटा और गामा ये फैमिली होती है इसकी, ठीक है। तो देखें हम कि हर्पीस विलिडे फैमिली है, इसका जीनस हम देख रहे हैं, ठीक है। इसकी ऑफिशियल नेम है और इसके हम कॉमन नेम देखेंगे, ठीक है। तो मतलब जीनस और इसकी स्पीसीज हम देखेंगे, ये पूरी जो है वो हमारे हर्पीस विलिडे जो फैमिली है इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पर अल्फ़ा सब फैमिली की, अल्फ़ा जो सब फैमिली होती है इसके अंतर्गत हम बेसिकली 3 वायरस पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फ़ा के अंदर हम 2 जीनस पढ़ते हैं और उसके अंदर 3 वायरस पढ़ते हैं। 2 जीनस होता है, एक तो सिम्प्लेक्स वायरस होता है और दूसरा होता है वेरिसेलो वायरस, ठीक है। इसको ईजिली हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल नेम और कॉमन नेम हम देख लेते हैं इसका, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो वायरस का एक ऑफिशियल नेम है और एक कॉमन नाम है। अब हम सिम्प्लेक्स वायरस की बात करें तो ऑफिशियल नेम में हमें याद रखना है कि इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे टोटल 8 नाम इसमें दिए गए। तो अल्फ़ा फैमिली के अंदर हमें याद रखना है कि ह्यूमन हर्पीस जो वायरस होता है ये किसको इन्फेक्ट करता है, यानी ह्यूमन के अंदर ही ये रेप्लिकेट करते हैं, किसी भी अदर होस्ट के अंदर रेप्लिकेट नहीं करते, ठीक है। इसलिए ह्यूमन हर्पीस वायरस यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा के अंदर हमें याद रखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ह्यूमन हर्पीस वायरस फर्स्ट, ह्यूमन हर्पीस वायरस सेकंड, ह्यूमन हर्पीस वायरस थर्ड, ठीक है। और बीटा सब फैमिली में हमें याद रखना है 5 6 7, ठीक है। इसके अंदर से मिसिंग है कौन सा, हमारा 4 नंबर मिसिंग है, ठीक है। और गामा में याद रखना है 4 जो है वो हमारा गामा फैमिली में आएगा, और 8 जो होता है वो भी हमारा गामा फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है तो एग्ज़ाम में यहाँ से सीक्वेंस से नहीं पूछेंगे, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये जो वायरस होता है इस वायरस का ऑफिशियल नेम क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 5 6 7 ये पूछेंगे हमसे, तो हमारा जो राइट नेम है वो याद होना चाहिए कि ह्यूमन हर्पीस 5 पूछा हमें, तो ये किसके अंदर आता है, ठीक है। तो हमें याद रखना अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा में 1 2 3, ठीक है, और 4 गायब होता है, बीटा में आता है 5 6 7 और गामा में आता है 4 और 8, ठीक है। तो ये हमें याद रखना। सिम्प्लेक्स वायरस में हम याद रखेंगे कि ह्यूमन हर्पीस वायरस फर्स्ट और ह्यूमन हर्पीस वायरस सेकंड, ठीक है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 ये दोनों इसके कॉमन नेम होते हैं, क्योंकि इसका जीनस क्या है, इसका जीनस है सिम्प्लेक्स वायरस, इसके 2 ऑफिशियल नेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिसेलो वायरस। वेरिसेलो वायरस इसका ऑफिशियल नेम हो, इसमें 3rd टाइम आएगा, इसके अंदर वेरिसेला जोस्टर वायरस आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा की बात करें हम, बीटा में 2 जीनस याद रखना है, फर्स्ट साइटोमेगालो और रोसेलो वायरस। साइटोमेगालो वायरस जो होता है 5 नंबर का होता है, इसका कॉमन नेम है वो भी साइटोमेगालो वायरस होता है। रोसेलो वायरस में हमें 2 पढ़ना है, 6 और 7, ठीक है। 6 में ह्यूमन हर्पीस 6 और ह्यूमन हर्पीस वायरस 7, ठीक है। तो इसके कॉमन नाम भी वही है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 और ह्यूमन हर्पीस वायरस 7, ये इसके कॉमन नेम और ऑफिशियल नेम है, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, हमें एक ही याद करना है, ठीक है। तो रोसेलो वायरस क्या है, इसके ऑफिशियल नेम और कॉमन नेम दोनों एक ही है। उसके बाद देखना है हमें गामा। गामा जो है उसके अंदर 2 पढ़ना है हमें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें लिम्फोक्लिप्टो वायरस जो है ये कौन सा है, टाइप है 4 है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 4। इसका कॉमन नाम है एब्सिटीन बार वायरस, जिसको हम EBV भी बोलते हैं, ठीक है। EBV, ठीक है। अरे ठीक है। और सेकंड है
रेडिनो वायरस में आता है ह्यूमन हर्पिस 8, इसका में आता है कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस। ठीक है, तो ये जो हमारे हर्पिस वायरस की हमने पूरा चार्ट देख लिया, इसकी हमने फैमिली, जीनस, कॉमन नेम ये सब देखा। अब हम इसमें हर्पिस विरिडे फैमिली है, इसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, यानी कि इस फैमिली के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इस फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इन सभी में हमें कॉमन देखने को मिलेगी। अगर यदि हमने हर्पिस की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली तो इन सभी की जो इसकी सब स्पीसीज है उसकी मॉर्फोलॉजी ईजीली हमें समझ में आने लगेगी। बेसिकली इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसको हम समझ लेते हैं, बाकी सभी का पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस सभी अलग अलग होगा, जो हम पर्टिकुलर वायरस में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हर्पिस वायरस के बारे में। ठीक है, तो हर्पिस वायरस का हम इंट्रोडक्शन देखें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हर्पिस वायरस जो होता है इस कौन सी फैमिली के अंदर आएगा, यानी कि हम हर्पिस जो वायरस होता है इसको हम देखेंगे तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है हर्पिस विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब हम इसका साइज़ देखें। ठीक है, मतलब इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, इसकी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 से 200 nm में देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल हो गया हमारा शेप, उसके बाद क्या होता है, एनवेलप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि हमें याद रखना है जो हर्पिस वायरस होता है हर्पिस विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, 100 से 200 नैनोमीटर का साइज होता है, स्फेरिकल होता है और इसके अंदर एनवेलप हमारा प्रेजेंट होता है। देखो हमने आपको बताया ना कि ये कैसा होता है, ये एक डीएनए वायरस होता है। ठीक है, ये जो हर्पिस वायरस होता है ये कैसा वायरस है, ये एक डीएनए वायरस है। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लिक एसिड है, जिसको हमने क्या कहा, जीनोम कहा। ठीक है, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है वो किस तरह से, इस तरह से डबल हेलिक्स है। ये कैसा होता है, लीनियर होता है, यानी कि कुछ इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ड्रॉ अच्छे से नहीं हुआ है हमारा, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कैसे होते हैं, ये तो हैगा सिंगल स्ट्रैंड, और ये इसकी जो बात करें तो ये जो होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ये कैसा होता है, लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो ये हमें देखने को मिलता है हेक्सागोनल शेप का ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये हमें देखने को मिल रहा है कैप्सिड। ये जो कैप्सिड होता है वो क्या करता है, कवर करता है किसको, ये कवर करता है हमारे न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं, ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड है 162 कैप्सोमेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये हो गई हमारे न्यूक्लियो कैप्सिड की बात। इसकी जो सिमेट्री होती है उसे भी हम देख लेते हैं। तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, इसकी सिमेट्री जो होती है वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड के सराउंडिंग जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हमने न्यूक्लिक एसिड कहा। अब इसके जो आसपास हमारे ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का ये जो सब दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेक्यूमेंट। ये टेक्यूमेंट क्या करता है, वायरस रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से समझते हैं और ईजी वे में। ठीक है, हमने कहा इसको ये कैप्सिड होता है। ठीक है, इसके बाहर ये गोल गोल ये लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, ये लिपिड की लेयर होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे से स्पाइस हमें देखने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक हेल्प करते हैं वायरस को अंदर इंटर कराने में, यानी सबसे पहले क्या होता है, वायरस का अटैचमेंट होता है, फिर उसका पेनिट्रेशन होता है। ये अटैचमेंट और पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। इन दोनों को मिलाकर के हमने कहा ये दोनों क्या होते हैं, एनवेलप, यानी कि लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इन दोनों को मिलकर के क्या बनता है, हमारा एनवेलप। एनवेलप के बाद न्यूक्लिक एसिड के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं टेक्यूमेंट। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो टेक्यूमेंट न्यूक्लिक एसिड और एनवेलप के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे टेक्यूमेंट कहते हैं, जो रेप्लिकेशन में मदद करता है। पहले वाला आपने देख लिया होगा ना, ये बीच का सारा इरेज हो गया है, तो इससे नो प्रॉब्लम, मैंने आपको वो सारा समझा दिया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा मेन हमारा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की हमें मॉर्फोलॉजी समझ ली। अभी हमने जो बताया वही इसकी मॉर्फोलॉजी हो। ठीक है, तो ये जो है एक क्या है, डीएनए
डीएनए वायरस है, ठीक है। और ये अल्फ़ा सब फैमिली से बिलोंग करता है। ये कहाँ से बिलोंग करता है? अल्फ़ा सब फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा आती, हमने इसकी 3 सब फैमिली बताई, ठीक है। अल्फ़ा में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 हमें पढ़ना है। इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। इसका जो जीनस होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड, ओके। यहाँ तक का क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड की हम बात करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये क्या करता है? ओक्यूलर एंड ऑरल लीजन कॉज करता है, ठीक है। ओक्यूलर एंड ऑरल लीजन से हम क्या समझते हैं? ये क्या कॉज करता है? ठीक है। सेकंड होता है जेनाइटल लीजन, यानी कि ये मदर टू फीटस में भी जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं एचएसवी के बारे में। हम बताएंगे डिटेल में ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे इन्फेक्शन करता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एचएसवी फर्स्ट की कंडीशन में आँख में इन्फेक्शन होता है, मुंह पे इन्फेक्शन हो जाता है, लिप्स के सराउंडिंग इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, जो माउथ स्वेलिंग होती है, ये सारा हमें कॉमनली देखने को मिलता है। जबकि एचएसवी 2 की हम बात करें तो इसमें जेनाइटल लीजन हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। जेनाइटल एरिया हो गया जैसे कि वेजाइना, पेनिस, इन सभी एरिया में हमें लीजन्स देखने को मिलते हैं। लीजन्स जैसे कि छाले या घाव हो जाते हैं जिसके अंदर पस भर जाता है, यानी वो पूरा एरिया जो होता है वो रेड हो जाता है और दाने हो जाते हैं। ऐसा इन्फेक्शन इन दोनों की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। अब इनके बारे में हम और डिटेल में समझते हैं। अब चलिए, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है ऐसा वायरस होता है जो कि केवल और केवल किसको इन्फेक्ट करता है? तो ये इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन, मतलब इसका जो होस्ट है केवल और केवल ह्यूमन होगा, नो एनिमल एंड प्लांट वेक्टर। मतलब जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है वो किसको इन्फेक्ट करता है? तो ओनली इन्फेक्ट करता है किसको? एनिमल को इन्फेक्ट करेगा। ये प्लांट और वेक्टर्स जो होते हैं उसको इन्फेक्ट नहीं करता, ये दोनों इसके होस्ट नहीं होते। ये ओनली इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन से ही ह्यूमन में इन्फेक्ट करता है। किसी प्लांट और एनिमल के अंदर ये क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। ये जो वायरस होता है ये किस टाइप का वायरस होता है? ठीक है, मतलब ये क्या करता है? लाइफ लॉन्ग लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस होता है। हमारी जो नर्व्स होती है उसके अंदर ये रहता है और फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से रिकरेंस हो जाता है। तो ये क्या कॉज करता है? कॉज लाइफ लॉन्ग लेटेंट इन्फेक्शन। लाइफ लॉन्ग लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करता है इन नर्व सेल एंड लेटर रिएक्टिव। और फिर क्या करेगा? फिर से ये रिएक्टिव हो जाएगा। ये क्या कॉज करता है? लाइफ लॉन्ग लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करता है। यानी जैसे किसी व्यक्ति को हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो दोनों की कंडीशन में, फर्स्ट सेकंड दोनों की कंडीशन में पेशेंट के अंदर क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, सिम्टम्स उसको नहीं दिखे, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अभी भी वायरस प्रेजेंट है। ये अभी भी अपना लेटेंट फॉर्म रखता है। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन फॉर्म रखता है, ठीक है। यानी कि लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ये क्या करता है? वो ऐसी जगह जाकर के छिप जाता है जहाँ पर ये किसी को दिखता नहीं, यानी कि हमारे किसी इम्यून सिस्टम को दिखता नहीं। इस कंडीशन में हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते या खुद भी रेप्लिकेशन नहीं करता, ना कोई सिम्टम्स दिखाता है, ताकि हम इसको अच्छे से देख पाएँ या इसकी स्टडी कर पाएँ। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फिर से रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब ये एक्टिव नहीं होता लेकिन जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फिर से रिएक्टिव हो जाता है और पेशेंट के अंदर हमें इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस होता है। ये ह्यूमन के अंदर ही इन्फेक्शन कॉज करता है, एनिमल और प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। ये क्या करता है? बहुत फास्ट रेप्लिकेशन एंड स्प्रेड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फैलाव फास्ट होता है इसका, और ये स्प्रेड भी बहुत जल्दी होता है। इसकी जो रेप्लिकेशन साइट होती है वो ओनली 12 से 48 घंटे की रेप्लिकेशन साइट होती है, यानी कि बहुत जल्दी ये बहुत फास्ट रेप्लिकेशन करता है और बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। साइज सेप हमने इसका पूरा आपको पहले बता दिया है कि किस टाइप का वायरस होता है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब HSV जो होता है वो एक साइटोलाइटिक डिसीज़ कॉज करने वाले होते हैं।
HSV क्या करता है मेनली, ये साइटोलाइटिक डिसीज़ कॉज करता है। ये क्या कॉज करेगा, साइटोलाइटिक डिसीज़ कॉज करेगा। साइटोलाइटिक डिसीज़ क्या होती है कि सेल की डेथ करना, यानी कि हमारी जो सेल होती है उसका क्या कराता है, लाइसिस कराता है। ये जिस सेल के अंदर जाता है उस सेल को क्या करेगा, सेल को जो होता है वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको साइटोलाइटिक डिसीज़ कहा जाता है, यानी कि ये सेल को ब्रेक कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और भी चीज़ें हम आपको बता देते हैं जो कि हमने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सी फैमिली में आता है, हर्पीस विरिडे फैमिली के अंदर आता है। सब फैमिली होती है इसकी अल्फा हर्पीस विरिडे होती है। ये डीएनए वायरस होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसका जो स्टैंड होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंड होता है। इसके अंदर एनवलप प्रेजेंट होता है और इसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, ठीक है। और इसके अंदर टेक्यूमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ गई होगी। हम आपको बता देते हैं इसके पैथोजेनेसिस एंड ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। तो ये वायरस जो है या आइकोसाहेड्रल सिमेट्री मतलब कुछ इस तरह से होती है। वो स्पेस बहुत कम है और फिंगर से ड्रॉ करना है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप इसे समझ लीजिए कि मैं क्या बता रही हूँ। मैंने आपको डायग्राम में उसको बता दिया, ठीक है। अब साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है जिसके थ्रू ये वायरस जो है हमें कॉमनली प्राप्त होता है या ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले हम HSV फर्स्ट की बात करें तो ये कहाँ फैलता है, तो बेसिकली ये माउथ, आइस, चिक्स पर ये कॉमनली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो वायरस जो होता है वो कॉमनली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये वायरस जो होता है ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, जैसे चाइल्डहुड में ओरल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। HSV, ठीक है। ये जो है वो HSV है, ठीक है। HSV टाइप सेकंड, ठीक है। इसमें जेनाइटल एनल एरिया और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ये फैलता है, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं HSV का जो नॉर्मल ट्रांसमिशन देख लिया हमने कि लिप्स, माउथ, आइस पर ये कॉमनली हमें देखने को मिलता है। 2 में जेनाइटल एरिया, जो आइज एरिया होता है वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, मदर टू फीटस भी ट्रांसमिट हो सकता है और बच्चे में अभी हमें अलग अलग साइड पर लीजन हमें देखने को मिलती है। ट्रांसमिशन हमने वही बताया आपको कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। HSV का फर्स्ट का ट्रांसमिशन और HSV सेकंड का ट्रांसमिशन, के दोनों हमें क्या करना है देखना, जैसे कि सलाइवा के थ्रू, ओरल सिक्रीशन के थ्रू, किसिंग के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू, यूटेंसिल एंड टूथब्रश की शेयरिंग हुई है तो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है। जैसे कि HSV2 होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ओरल सिक्रीशन से या फिर सलाइवा से, जैसे कि ओरल सिक्रीशन हो गया हमारा, सलाइवा होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट होता है जैसे कि इन्फेक्टेड मदर टू न्यूबॉर्न बेबी या ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या फिर मदर टू फीटस। और 1 वाला ट्रांसमिट होता है ओरल सिक्रीशन के थ्रू और 2 ट्रांसमिट होता है, मतलब HSV2 ट्रक का ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या फिर मदर टू फीटस से ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ कहाँ पर हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो हम आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या क्लिनिकल सिम्टम्स में बताएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि वायरस किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है और किस तरह से डिसीज़ कॉज करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये लेटेंट फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हिडन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेटेंसी कॉज करता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लो वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्या हुई, वायरस की एंट्री हुई, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है, वायरस जो है वायरस की एंट्री हुई। देखो मैंने कितना प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा वायरस बनाया, ठीक है। तो जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, किसके थ्रू हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ या फिर जेनाइटल सिक्रीशन के थ्रू भी हो सकता है। जेनाइटल सिक्रीशन यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, ये उसका रूट हो गया। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, ये कहाँ जाता है, ये जो वायरस होता है मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि वायरस जो होता है रेप्लिकेशन करता है, यानी कि वायरस मल्टीप्लिकेशन in the site of infection in epithelial cells और replication
जो इन्फेक्शन की साइट होती है वहाँ पर क्या करने लग जाता है, ये रेप्लिकेशन करने लग जाता है। और रेप्लिकेशन किस सेल के अंदर करता है, तो ये रेप्लिकेशन करने लगता है हमारी एपिथेलियल सेल के अंदर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन करेगा कहाँ पर, एपिथेलियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, ये याद रखना, क्योंकि ये एक डीएनए वायरस होता है। और डीएनए वायरस कहाँ रेप्लिकेट करता है, तो डीएनए वायरस रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि रेप्लिकेशन शुरू किया तो क्या क्या है, हमारी सेल का लाइसिस करेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन शुरू हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेल का लाइसिस करेगा, मतलब हाँ सेल को डैमेज करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिससे कि हमारी वहाँ पर जो सेल है उनकी डेथ होने लग जाएगी, सेल लाइसिस होने लग जाएगा। जब सेल लाइसिस होती है तो उसके कारण क्या होता है, तो वेसाइकल्स बनते हैं, ठीक है। सेल लाइसिस होगी तो वेसाइकल बनेगा, बनते हैं, मतलब क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बनते हैं मतलब ऐसे छाले बन जाते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जैसे कि टॉन्सिस होते हैं उसमें छाले बन जाते हैं, हमारे फेरिंग्स के छाले बन जाते हैं, जैसे माउथ है, जैसे लिप्स है उसके सराउंडिंग छाले बन जाते हैं, मुंह में स्वेलिंग आ जाती है, माउथ स्वेलिंग हो जाती है। तो ये क्या करता है, अल्सर्स का फॉर्मेशन करता है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर वायरस एंट्री करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, सेल का लाइसिस करेगा, जिसको हम साइटोलाइटिक डिसीज़ करेंगे, तो ये वेसाइकल मतलब कि अल्सर का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। तो ये जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो वायरस आया और ये क्या करेगा, इस तरह के सिम्टम्स शो करेगा, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। वायरस आया, वायरस ने क्या करा, हमारे सेल को डैमेज करा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आते हैं, यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को ले जाएंगे हम आगे की तरफ। तो देखिए, जो वायरस हमने प्राइमरी इन्फेक्शन बताया है कि जब वायरस हमारी स्किन और स्किन के नीचे नर्व सेल्स होती हैं, जब वायरस नर्व सेल्स के कांटेक्ट में आता है, यानी उस नर्व सेल के अंदर एंट्री लेता है, तो वो उस फॉर्म में पहुंच जाता है, उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसको छिपना है, किसके थ्रू, नर्व सेल्स के थ्रू। और नर्व सेल्स से होते हुए उस जगह चला जाता है जहां उसको छिपना है, जहां वो लेटेंट फॉर्म में रहता है, हिडन फॉर्म में रहता है। तो वायरस जो है वो क्या करता है, वायरस इन्वेड द नर्व सेल एंडिंग। नर्व सेल्स क्या होती है, नर्व सेल्स हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, सेल जिसको ट्रांसमिट करती है, सेंस करना किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे कि आपने को कोई भी चीज़ गर्म लग रही है तो उसका सेंस हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, तो ब्रेन मैसेज करता है कि वहाँ से तुरंत हाथ हटाओ, वो गर्म चीज़ है, तो ये सेंस देने का काम करती है, यानी कि ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने का काम करती है। यानी ये जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स जो होती है वो स्किन के नीचे होती है। जब वो वायरस जो है वो लोकल नर्व सेल्स पर होता है, जहाँ लोकल नर्व जो होती है लोकल नर्व एंडिंग में चली जाती है, जो नर्व सेल्स होती है, मतलब इस तरह से हमारी रफली डायग्राम बना देती हूँ। चलो थोड़ा अच्छा ही बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, इस तरह से हमारे क्या होता है, ये इस तरह से कुछ न्यूरॉन्स हमारा प्रेजेंट होता है, मतलब इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये लंबा सा हमारा जो दिखाई देता है ये होता है, हम इसको बोलते हैं एक्सोन। और ये जो लास्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम नर्व्स एंडिंग शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। तो वायरस क्या करता है, जो वायरस होता है वो पहुंच जाता है कहाँ पर, बाय रेट्रोगेट ट्रांसपोर्ट टू गैंग्लियन, यानी कि ये कहाँ जाता है, गैंग्लियन में जाता है। गैंग्लियन जो कि इस नर्व सेल का ग्रुप होता है, नर्वस सिस्टम से बाहर होता है, नर्व सेल का ग्रुप होता है, वहाँ पर स्टोरेज होता है सेंसस का। और ये जो गैंग्लियन होता है, इस गैंग्लियन के अंदर वायरस जो है वो क्या होता है, लेटेंट फॉर्म में होता है, यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ आकर वायरस जो होता है वो सेटल हो जाता है। वायरस आकर यहाँ पर क्या होता है, सेटल हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वो आराम फरमा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वायरस आकर अपने आप को सेटल कर लेता है, मतलब उसको यहीं रहना है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। ये तो हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन, जिसमें ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। वायरस जो होता है नर्व सेल एंडिंग के अंदर जाता है, नर्व सेल के अंदर इंटर करता है और पहुँच जाता है रेट्रोगेट ट्रांसपोर्ट, यानी कि पीछे की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो आगे का एरिया है जहाँ पर लोकल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से पीछे की साइड पर पहुँच जाना, यानी कि रेट्रोगेट ट्रांसपोर्ट। जो पीछे की साइड में गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं
जैसे हम बात करें HSV फर्स्ट एंड HSV सेकंड की, ठीक है। HSV फर्स्ट जो होता है वो कहाँ जाकर सेटल होता है, तो HSV फर्स्ट और HSV सेकंड दोनों कहाँ जाकर सेटल होते हैं, ये दोनों पूछा जाता है। तो ये कौन सी नर्व सेल में, कौन से गैंग्लियल में जाकर सेटल होता है, तो याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। HSV1 जो होता है वो ट्राइजेमाइनल नर्व में जाकर सेटल हो जाता है। कहाँ जाकर सेटल हो जाता है, ट्राइजेमाइनल नर्व में। ये क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व और सेक्रल नर्व। HSV2 होता है ना, ये सेक्रल नर्व में जाकर क्या होता है, सेटल हो जाता है। सेक्रल नर्व जो होती है वो लास्ट वाली सेल होती है जो कि क्या करती है, सेंसस लेकर आती है। मतलब ये जो है ना, फेस के साइड में ट्राइजेमाइनल नर्व होती है, वहाँ के जो गैंग्लियन होते हैं वहाँ जाके ये सेटल होती है। मतलब HSV फर्स्ट वहाँ जाके सेटल हो जाता है। और जो सेक्रल नर्व होती है, हमारी जो सेक्रल नर्व होती है, जो स्पाइनल नर्व का लास्ट वाला पोर्शन होता है, उन नर्व्स के जो गैंग्लियन होते हैं वहाँ पर ये जाकर सेटल हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स या गैंग्लियंस। तो समझ में आया HSV फर्स्ट और HSV सेकंड कहाँ जाकर सेटल हो जाता है। HSV फर्स्ट ट्राइजेमाइनल नर्व और HSV सेकंड सेक्रल नर्व। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये रीएक्टिवेट हो जाता है। इस तरह से वायरस ये जो होता है इन्फेक्शन कॉज करता है। वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये क्या करता है इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा देखने को मिलता है, अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम वायरस जो है, वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले वायरस जो होता है, वायरस का स्ट्रक्चर हमें किस तरह से दिखाई देता है। ये नॉर्मल हमारा वायरस का स्ट्रक्चर है। अब ये जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट करता है कहाँ, एपिथेलियल सेल या हमारे न्यूक्लियस की जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पर ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो जो वायरस जो होता है ये हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो पिंक पिंक कलर में हमें ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये काउटिड टाइप इंक्लूजन, काउटिड टाइप ए इंक्लूजन बॉडीज़ होती है, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, काउटिड टाइप ए इंक्लूजन बॉडीज़ होती है। वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ देखने को मिलती है इपीथीलियल जो सेल होती है उसके डायग्नोसिस में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरह का इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। ये हिस्टोलॉजिकल फॉर्म है, हिस्टोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। हालांकि जब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे तब हम उसको अच्छे से देखेंगे। अभी हम आपको इतना बता रहे हैं कि HSV का जो इन्फेक्शन होता है उसमें पिंक कलर की हमें सेल देखने को मिलती है। इसमें काउटिड टाइप ए इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमें जो जैसे हमारे लिप्स है, लिप्स के सराउंडिंग क्या होता है, इस तरह से अल्सर का फॉर्मेशन होता है। इसमें ब्लिस्टर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, ऐसे छाले जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ये देखो दिख रहा है, ये छाले, इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। तो इस तरह से एरिया जो होता है वो कवर कर लेता है, लीजन बन जाता है, ठीक है। तो HSV फर्स्ट और HSV सेकंड में जो ये क्या करता है, जेनाइटल इन्फेक्शन भी कॉज करता है। HSV फर्स्ट माउथ में सलाइवा के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाता है और सेकंड जो होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है और मदर टू फीटस जाता है, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल दोनों के जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। इस तरह से हमें ब्लिस्टर के फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हम आपको बता देते हैं लेटेंसी के बारे में। लेटेंसी मतलब जो होता है लेटेंट इन्फेक्शन। वायरस जब लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है मतलब क्या करता है, इसके अंदर नो मल्टीप्लिकेशन। जब वायरस लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तब कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता एंड कोई भी सिम्टम्स हमें शो नहीं होते, कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते, रेप्लिकेशन नहीं करता है, कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते, ना ही हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। यानी कि ये डायग्नोस्टिक फॉर्म नहीं है, इसको हम इस फॉर्म में डायग्नोस कर सकें। तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। जो गैंग्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। ये कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। लेटेंसी जो होती है, वायरस जो होता है इस कंडीशन में इनएक्टिव होता है, इस कंडीशन में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। नॉट डिटेक्टेड बाय इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से छिपने के लिए ही ये घुस जाता है गैंग्लियन में, ताकि वहाँ जाकर ये रह सके। तो ये समझ में आया है लेटेंसी के बारे में। या लेटेंसी यानी कि क्या होता है, हिडन, यानी कि छिपा हुआ वायरस जिसको हम देख नहीं पाते। यानी अब बात आती है रिकरेंसी, यानी रिकरेंट इन्फेक्शन कब होता है। ये जब भी वायरस को रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलती है, जैसे कि फीवर हो गया, स्ट्रेस हो गया,
स्ट्रेस स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस है ये, ठीक है, इसको स्पेलिंग सही कर लेना। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो गया, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट हो गया। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम, जो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा क्या होती है? कमज़ोर होती है। क्या होती है? इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। वो क्या करता है? वायरस से लड़ ही नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में वायरस क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। ऐसी कंडीशन जब पेशेंट के अंदर आती है तो वायरस क्या हो जाता है? तो वायरस जो होता है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। एंड वो कहाँ चला जाता है? तो वो जो है वायरस, वो पेरीफेरल एरिया में चला जाता है। यानी कि जो पेरीफेरल साइट होती है, पहले आगे से पीछे की तरफ जाता है और फिर पीछे से आगे की तरफ आता है, यानी कि जहाँ उसको इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये क्या करता है? ये पेरीफेरी साइट जो होती है, पेरीफेरल साइट होती है, वहाँ पर ये आ जाता है जहाँ पर इसे इन्फेक्शन कॉज करना होता है। यानी कि साइट ऑफ इन्फेक्शन की साइट पर ये चला जाता है, जैसे कि लिप्स के सराउंडिंग। कॉमनली जब रिकरेंसी होती है ना, तो रिकरेंसी में हमें कॉमनली जो लिप्स होते हैं, लिप्स के सराउंडिंग इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लीजन जो है लिप्स के सराउंडिंग हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि बार बार ऐसा होता है, यानी कि रिकरेंसी होती है। तो रिकरेंसी में जब ऐसी कंडीशन पेशेंट में होती है तो हमें वायरस के अंदर कंडीशन देखने को मिलती है कि वायरस रिएक्टिवेट हो जाता है और पेरीफेरी साइट पर आ जाता है। देन क्या करता है? फर्दर रेप्लिकेशन करने लग जाता है। फर्दर रेप्लिकेशन करता है कहाँ पर? तो ये स्किन और जो म्यूकोजा होता है वहाँ पर रेप्लिकेशन करता है। तो क्या फॉर्म करता है? वैसा अल्सर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वेसाइकल फॉर्म करता है, अल्सर बन जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वायरस जो होता है वो रिएक्टिवेट आ जाता है, फर्दर रेप्लिकेशन होता है, वायरस रिएक्टिव होगा, फर्दर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये स्किन और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाता है और वहाँ पर क्या करेगा? हमारे अल्सर का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये क्या करेगा? फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा और ये क्या करेगा? अल्सर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब रिकरेंसी होती है तो ये थोड़ा सा लेस सीवियर होता है देन प्राइमरी इन्फेक्शन। ये है सेकेंडरी इन्फेक्शन, जहाँ फिर से दोबारा पेशेंट को इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यानी वायरस फील्ड से कॉज बैक हुआ है पेरीफेरी साइड पर, पेशेंट को फिर से लीजन स्टार्ट हुए, पेशेंट को फिर से लीजन शो हो रहा है, सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो वायरस है जो हमारी बॉडी के आगे आ चुका है, मतलब क्या कि जो छिपा हुआ था, हिडन फॉर्म में था, अब वो क्या आ गया? सामने आ गया और इसने सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब जब सीवियर कंडीशन होती है, जब फर्स्ट टाइम वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो हैं हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। तो कुछ हमने आपको बता दिया है, आपको वो समझ में आ ही चुका होगा इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं जो क्लिनिकल सिम्टम्स है, इसमें हमें HSV फर्स्ट और HSV सेकंड इन दोनों कंडीशन हमें देखना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं HSV फर्स्ट, जिसको हम ओरल हर्पीस बोलते हैं। HSV फर्स्ट यानी कि जिसको हम ओरल हर्पीस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ओरल हर्पीस जो है और ये क्या करता है? ओरल फेशियल म्यूकोजल लीजन कॉज करता है, यानी कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन मैनिफेस्टेशन हमें इसके कॉमनली देखने को मिलते हैं। वो कहाँ देखने को मिलते हैं? देखिए, हमारा ओरल रीजन हो गया, माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा छाले हो जाना, यानी कि पूरा चेहरा जो बिखर जाता है, पूरे माउथ के सराउंडिंग छाले बन जाते हैं, जैसे कि आँख के आसपास आँख आ जाती है, आँख में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, छाले बन जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं, रेड सर्कल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, वो होता है हमारे HSV फर्स्ट, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट, जिसे हम ओरल हर्पीस भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आता है नेक्स्ट जिंजियो वोस्टमाइटिस, ठीक है, यानी कि जो हमारा माउथ होता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, या इसको हम बोलते हैं जिंजियो वोस्टमाइटिस, ऐसे माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है। फेरिंजाइटिस यानी कि फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। रिकरेंट लीजन इज हर्पीस लेबाइल, मतलब कि पेनफुल वेसाइकल नियर लिप्स, पेनफुल वेसाइकल यानी कि पेनफुल ब्लिस्टर, पेनफुल छाले बन जाते हैं लिप्स के सराउंडिंग, जो कि बार बार हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि रिकरेंसी में, यानी कि रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, फिर से रिएक्टिवेट होता है वायरस,
फिर आता है कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस। कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस मतलब कि जो आँख का कॉर्निया होता है वहाँ पर जाकर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर भी आइटिस वर्ड लगा हुआ देखने को मिले, ITIS का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, अल्सराइटिस, स्टोमेटाइटिस एंड एक्जिमा की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, इरिटेशन होता है। तो पेशेंट में हमें कॉमनली देखने को मिलता है कहाँ पर, HSV फर्स्ट की कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आता है कोल्ड सोर, ये सबसे कॉमन है, यानी कि ब्लिस्टर ऑन लिप्स पर ब्लिस्टर बन जाते हैं, सबसे कॉमनेस्ट हमें देखने को मिलता है HSV फर्स्ट में। उसके बाद होता है हेपेटिक केराटाइटिस, यानी कि आइस में इन्फेक्शन हो जाना, और रेयर हर्पिस एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। यानी कि ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे रेयर हर्पिस एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। यानी कि जैसे किसी हमने पेशेंट के आसपास आ रहे हैं, हमने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रखा है, तो वहाँ पर भी हमें देखने को ये मिल सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं हम HSV सेकंड देखते हैं, जैसे कि इसमें पेनफुल अल्सर हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, जैसे कि जेनाइटल एरिया हो गया, वेजाइना हो गया, पेनिस हो गया, वहाँ पर हमें क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि बर्निंग हो गया, सेंसेशन हो गया, यूरिनेटिंग की कंडीशन जो होती है, जैसे कि फीवर यानी कि बुखार आ जाता है, बॉडी एक यानी कि हमारे बॉडी पेन होना, बुखार आ जाना। उसके बाद आता है न्यूनेटल हर्पिस, यानी कि जिस बच्चे का जन्म अभी हुआ है, उस बच्चे को मदर से इन्फेक्शन हो जाता है, ड्यू टू मदर टू फीटस ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, HSV सेकंड। ये इन्फेक्शन जो होता है वो हमें कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसमें हमने पैथोजेनेसिस, लेटेंसी और रिकरेंसी के बारे में पढ़ा कि कैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ जाता है, क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। बाकी कॉमनली ये इन्फेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है, कभी कभी रेयर होता है, ये कभी कभी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्शन कर सकता है, जैसे कि एन्सेफेलाइटिस वगैरह, लेकिन ये रेयर हमें देखने को मिलता है। कॉमनली यही सब हमें देखने को मिलता है पेशेंट में, जैसे कि एक्जिमा हो गया, कोल्ड हो गया, माउथ ब्लिस्टर हो गए, ओरल इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ये कॉमनली हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लिस्टर बन जाते हैं। इसमें जीभ में छाले बन जाते हैं, हमारे टंग्स में, लिप्स के सराउंडिंग छाले बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, खाना खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉमन सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में। अब हम देखते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो फर्स्ट और सेकंड है, उस दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है, उसको हम देख लें, ताकि इसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से याद हो जाए। कॉमन हम ट्रांसमिशन देखते हैं, तो ये कैसे होता है, कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ म्यूकोसा और स्किन के थ्रू फैल जाता है, जैसे कोई कट लग गया उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया म्यूकोसा डायरेक्ट, जैसे सलाइवा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। सेक्सुअल मोड और वर्टिकल मोड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। लेटेंसी कहाँ होती है, तो लेटेंसी ट्राइजेमाइल गैंग्लिया में देखने को मिलता है, और इसमें सेक्रल गैंग्लिया में देखने को मिलता है। ये किस एज को अफेक्ट करता है, ये यंग चिल्ड्रन को इन्फेक्ट करता है, और ये क्या करता है, HSV सेकंड, ये यंग एडल्ट को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन मैनिफेस्टेशन देखें हम, इसमें ओरल फेशियल देखने को मिलेगा, जेनाइटल लीजन, म्यूकोजल लीजन, स्किन लीजन, एन्सेफेलाइटिस, ओक्यूलर लीजन, स्किन लीजन हमें देखने को मिलता है। HSV फर्स्ट जो है उसमें हमेशा इन्फेक्शन जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसमें हमेशा याद रखना है कि कमर के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलते हैं, और ये जो वाला इन्फेक्शन होता है इसमें नीचे हमारे कमर के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जेनाइटल लीजन हमें देखने को मिलेगा। स्किन लीजन मतलब कि बिलो द वेस्ट, यानी कि कमर से नीचे होते हैं, और जो HSV फर्स्ट होता है इसमें कमर से ऊपर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये हो गया दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन। ये जो यहाँ तक कि आज की हमारी ऑल ओवर क्लासेस हो चुकी है पूरी, ठीक है। हमने सारी जितनी भी हमारी थ्योरी क्लासेस है HSV फर्स्ट HSV सेकंड जो हम हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस पढ़ रहे थे वो हमारा ऑल अबाउट क्लियर हो चुका है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर
इसमें किसी को कोई डाउट होता है, कोई सी चीज़ किसी को नहीं समझ में आती है, हो सकता है हमने फ़्लो में कोई सी चीज़ें गलत बोलती हूँ, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हम दूसरों तक नहीं भेज पाएंगे, मतलब भेजना भी नहीं है। इससे क्या कर हम हमारे जो क्लास लेने का पर्पस क्या है, इसमें हमारा पर्पस ये है कि जो भी हमारे साथी हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे जूनियर्स वगैरह हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखें, अच्छे से सीखें, और इससे हमारी भी प्रिपरेशन होगी, हम भी इम्प्रूव करें और आप में भी इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। हम भी आगे बढ़ें और साथ ही साथ जहाँ हमें जाना है हम भी जाएंगे साथ में, और वहाँ तक आपको भी लेकर जाएंगे, यही हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो इसमें अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है, कहीं पर हमने कुछ गलत बोल दिया है, कोई सी गलत इन्फॉर्मेशन अगर हमने आपको ट्रांसमिट की है, तो प्लीज़ आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। आप ऐसा ना सोचिएगा कि हमने कुछ गलत बोल दिया तो हम आपको कुछ कहेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई किसी गलत बात अगर हमने बोली है तो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में उसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और जिससे हमें भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको अगर हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं कुछ कहना चाहती थी, वो सडनली माइंड से स्लिप हो गया। चलिए, मैं नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, अब हमने ये जो लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम अपने थ्योरी लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना ये सारा थ्योरी लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। थ्योरी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हमारे सारे थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम MCQs लेकर आएंगे। MCQs किस लिए रखना है? MCQs रखना है हमें ओनली प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। MCQs से हमारी पढ़ाई नहीं होती, MCQs ओनली प्रैक्टिस के लिए होता है। तो MCQs जो हैं हम PYQs लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? जब हमारा जो थ्योरी क्लासेस होगा, जब वो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन जो वीडियो है, जो आज का लेक्चर है, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। फिर हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।